नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज है हमारा डे 2 और डे 2 में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, है ना। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और कौन सा ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा तो वास्तविक संख्या लेसन 1, है ना। तो वास्तविक संख्या के जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बन सकते हैं तो उसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना संभव नहीं है क्योंकि क्वेश्चन को अगर लिखेंगे तो फिर बहुत सारा समय चला जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन बहुत कम बता पाऊंगा मैं, इसीलिए चलिए यहाँ पे आप लोगों को डे 1 में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि रूट 10, देखिए अब ऑब्जेक्टिव पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। एक क्वेश्चन है कि रूट 10 गुना रूट 15, रूट 10 गुना रूट 15 बराबर है। तो ये किसके बराबर है, तो कुछ ऑप्शन दिया है यहाँ पे। 5 रूट 6 ऑप्शन है ना। 6 रूट 5 ऑप्शन है और रूट 30 ऑप्शन है और रूट 25 ऑप्शन है। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनो, ये क्या है कि रूट 10 और रूट 15 को, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको कैसे हम लोग यहाँ पे हल करें। इस तरह का क्वेश्चन जब भी दे दिया जाए तो दोनों को क्या करना होता है, गुना करना होता है। देखो बाबू, रूट 10 गुना रूट 15, है ना, इसको गुना कीजिए तो ये भी रूट में ये भी रूट में, तो 10 को 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 150। क्या ऑप्शन में कहीं 150 है, ऑप्शन में कहीं 150 नहीं है, तो इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 2 गुना, है ना, 2 गुना क्या हो जाएगा 75, है ना, 2 गुना 75 तो 150, और 75 को फिर तोड़ो, ऐसे कर लो। 150 को 2 से कितने बार में, 75 बार में, है ना। फिर 3 से कितने बार में, 25 बार में। फिर 5 से कितने बार में, 5 बार में। यानी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब देखो इसमें किसका पेयर लग रहा है, 5 तो 5 का पेयर लग रहा है, तो 5 क्या हो गया बाहर, है ना। और यहाँ पे देखो किसका पेयर नहीं लग रहा है, 2 और 3 का, यानी 5, और ये दोनों को गुना कर दो, 5 रूट 6। देखो यहाँ कहीं ऑप्शन है 5 रूट 6, यहाँ ऑप्शन है 5 रूट 6। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2018 में आया है ना, इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 64 के वर्गमूल, ध्यान देना, 64 के वर्गमूल, 64 के वर्गमूल। चलिए सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और एग्जाम में तुम लोगों का पूछा गया है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या फल आएगा, क्या फल आएगा, क्या फल है ना, क्या फल आएगा। और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 64, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1/2 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 64 पर पावर 2/3, ऐसे करके कुछ ऑप्शन दिया है। अब देखो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोग छोड़ दोगे, है ना। यहाँ पे ध्यान दो, 64 के वर्गमूल, 64 के वर्गमूल, इसको कैसे हल करेंगे। 64 के वर्गमूल क्या होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। 64 का वर्गमूल मतलब इसको रूट में लिख लो, क्या चीज में लिख लो, रूट में, है ना। और 64 के वर्गमूल को क्या देना है, भाग देना है। तो भाग का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर लो, किससे, 64 के घनमूल से, 64 के घनमूल से। तो सारे बच्चे ध्यान से देखिए, 64 का घनमूल क्या हो जाएगा, तो 64 का घनमूल हो जाएगा क्यूब रूट, क्या हो जाएगा, घन का मतलब क्या होता है, क्यूब, क्या होता है, क्यूब। तो 64 का घनमूल हो जाएगा क्यूब रूट, है ना, कितना 64। आप लोगों को पता है 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8, और 64 का क्यूब कितना होता है, 4। कैसे पता, अभी बताता हूँ मैं। यहाँ पे 4, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए, घनमूल कैसे निकालते हैं। 64 को तोड़िए, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और यहाँ पे घन रूट है, तो घन रूट में याद रखना 3 का पेयर लगाते हैं। कितना का पेयर लगाते हैं, अगर 3 का पेयर लगेगा तो एक तो क्या हो जाएगा बाहर, है ना। तो 64 में देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 3 का क्या लग गया, पेयर, 3 का क्या लग गया, पेयर, है ना। तो 3 का अगर पेयर लग गया बाबू तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो देखो बाबू 64 का वर्गमूल हो गया 8, और इसका जो घनमूल है वो क्या हो गया 4। 4 से 1 कट गया कितने बार में, 2 बार में। मतलब 64 के वर्गमूल को यदि हम 64 के घनमूल से क्या देते हैं, भाग देते हैं, तो हमारा क्या फल आएगा बताओ, 2 फल आएगा, है ना। इस क्वेश्चन को देखो कैसे और पूछा जा सकता है। सारे बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन में। देखो ये तो आ गया है ना, और क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जा सकता है कि इसमें और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है
बैठ जाओ। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन में और यहाँ पे आपको बताता हूँ, आपसे पूछा जा सकता है कि 25 के वर्गमूल, 25 के वर्गमूल को 125 के घनमूल से भाग देने पर क्या परिणाम आएगा, क्या परिणाम आएगा, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखो बाबू 25 के वर्गमूल है ना, अब देखिए 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको 25 का रूट ले लेना है और भागा कर लेना है। भाग करने पर 125 का घनमूल, 125 यहाँ लिख देना और यहाँ पे घन रूट कर देना, ठीक है। देखो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, और 125 का घनमूल कितना होता है, बोलो। 125 का घनमूल तुम कैसे निकालोगे, 5 गुना 5 गुना 5, और यहाँ घन रूट दे देना। 25 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 है ना। तो इस प्रकार से 3 का जोड़ी लग गया, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 5। 25 का वर्गमूल 5 और 125 का घनमूल कितना हो जाएगा, 5। 5 से 5 को कटा दिए, कितना बचा, 1। तो ऑप्शन में रहेगा 1 है ना। तो आप लोगों को क्या टिक करना है, 1। तो ये आना चाहिए, वर्गमूल और घनमूल निकालना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, वो छाप लीजिए इसको। चलिए एक यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आया है कि एक देखिए क्या ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। पूछा गया है कि सारे बच्चे देखिए 6x पर पावर 4y तथा 12xy का मौसो क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, मौसो है क्या होगा, सारे बच्चे ध्यान से देखिए। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे दिया है, 6x स्क्वायर y, 6x 6y और 6xy है ना। देखो क्या पूछा है ऑब्जेक्टिव इसमें पूछा है, ये 2018 का ही प्रश्न है ना। एग्जाम में देखो पूछा है कि 6x पर पावर 4y तथा 12xy का मौसो क्या होगा। सारे बच्चे गौर से देखना। तो मान लो ये एक संख्या है और ये भी कहे बाबू एक, तो इसको हम कैसे इसका मौसो निकालें। तो सारे बच्चे ध्यान से देखो, इसका मौसो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे 6x पर पावर 4y है, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना, बोलो 2 गुना 3, 2 तिया 6। x को हम क्या लिख सकते हैं, x गुना x गुना x गुना x, और यहाँ पे y है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं y ऐसे। फिर देखो यहाँ क्या है बताओ, 12xy, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया। जब भी किसी संख्या का मौसो पूछे उसको छोटा बना दो, उसको क्या बना दो, छोटा। अब यहाँ क्या है बताओ, x गुना y। अब देखो एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, मौसो पूछ रहा है तो एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉमन लगा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बाबू, देखो दोनों में क्या कॉमन है, 2 2। देखो दोनों में क्या कॉमन है, 3 3। देखो दोनों में क्या कॉमन है, x x। दोनों में क्या कॉमन है, जो कॉमन है वही उसका क्या हो जाएगा, उसको गुना कर दो, वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बाकी एलसीएम पूछता तो फिर और गुना करना पड़ता है, यहाँ पे एलसीएम वगैरह कुछ नहीं पूछे, यहाँ पे एचसीएफ पूछा है। तो यहाँ से 2 उठा लो, यहाँ से 3 उठा लो, यहाँ से x उठा लो और यहाँ से y उठा लो, 2 तिया 6 x y। देखो कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी 6xy। ये कुछ समझ में आया तुम लोगों को। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको ऐसे बना लेना है ना, और ऐसे करके इसको जो है एचसीएफ निकाल देना है, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछा गया है कि दो संख्याओं, सुनो क्वेश्चन है, इस पर बात किया हूं मैं, दो संख्याओं a और 18, दो संख्याओं a और 18 का लॉसो 36 है और मौसो 2 है, तो a बराबर, a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, है ना। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 2 3 4 और 1। आज ही सुबह के बैच में आप लोगों को बताया था कि बाबू दो संख्याओं अगर जब भी रहे और 200 और मौसो रहे तो क्या कॉन्सेप्ट काम करता है बताओ, a गुना b बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। देखो क्या दिया है, दो संख्याओं, और वो संख्या क्या क्या है, एक है a और दूसरा क्या है, तो a की जगह पे a रखेंगे और b की जगह पे क्या रखेंगे, 18, क्योंकि दो संख्या, एक a है और दूसरा 18 है, और उसका लोसो कितना दिया है, 36, यानी एलसीएम कितना है 36 गुना एचसीएफ मौसो कितना है 2। a का वैल्यू निकालना है, 18 इधर गुना में उधर जाएगा तो बताओ ना, भागा में 2 गुना 36 बटा 18, 18 दूनी कट गया 36, 2 दूनी 4 है ना। देखो यहाँ पे ऊपर 2 गुना 2 बचा, 2 दूनी 4, a बराबर 4।
तो आपको ए का वैल्यू क्या टिक करना है। अच्छा, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपके बीच रहे तो आप लोग क्या ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। चलो देखो एक क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन पूछा है 2019 में। कहता है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। 24 मीटर किधर जाता है? सुनो थोड़ा सा आप लोगों को मैं दिशा वाला क्वेश्चन भी इसमें पूछ लिया जाता है। देखो बाबू दिशा को कैसे दिखाया जाता है, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। बाबू देखो इसको हम लोग कहते हैं पूरब, क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, पश्चिम, और इसको क्या कहते हैं बताओ, उत्तर, और इसको क्या कहते हैं, दक्षिण। इस बात को तुम लोग हमेशा याद रखना। सारे बच्चे ध्यान से देखो, इसको कहते हैं पूरब और इसको क्या कहते हैं, पश्चिम, इसको कहते हैं उत्तर और इसको क्या कहते हैं, नीचे। तुम अगर यहाँ खड़ा हो जाओ तो हमारा दायां हाथ क्या चीज़ को बताएगा, पूरब, और बायां हाथ क्या चीज़ को बताएगा, पश्चिम को। ये ऊपर क्या चीज़ को बताएगा, हमारा मुंडी सर उत्तर, और हमारा पैर किस चीज़ को बताएगा, दक्षिण को बताएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे बच्चे ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, मैं पढ़ रहा हूँ कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। एक आदमी 24 मीटर किधर जाता है, पश्चिम जाता है। ठीक है, एक आदमी चलिए तो देखो बाबू ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, और नीचे वाले को दक्षिण कहते हैं और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर। अब यहाँ पे गौर करो, एक क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। सुनो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनो। एक आदमी जो है, मान लो कि कोई आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है। अब अगर कोई आदमी इधर खड़ा होगा तो इसके अनुसार वो पश्चिम किधर होगा बताओ। मान लो एक आदमी यहाँ खड़ा है तो वो पश्चिम किधर है बताओ, इसके लिए इधर है। सारे बच्चे देखो पश्चिम इधर है। मान लो एक आदमी यहाँ खड़ा है तो वो पश्चिम जा रहा है, यानी पश्चिम इधर जाएगा। कितना मीटर जा रहा है वो बताओ, 24 मीटर जा रहा है। अब मान लो वो 24 मीटर पश्चिम आ गया। अब आदमी कहाँ आ गया है, एक आदमी जो था वो मान लो पहले ए पर खड़ा, कहाँ पर खड़ा था, अब वो 24 मीटर पश्चिम आ गया तो वो कहाँ आ गया बताओ, बी पर आ गया। कहाँ पे आ गया, बी पे। फिर क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी जो है वो 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः पुनः ठीक है वह 10 मीटर उत्तर जाता है। पुनः वो 10 मीटर किधर जाता है, उत्तर, है ना। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, आपके क्वेश्चन बैंक में है, आप लोग देख लेना। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी यहाँ खड़ा था। मान लो कहीं पे खड़ा तो रहेगा ना, तो हमने यहाँ खड़ा दिखाया। अब यहाँ पे खड़ा दिखाया तो आदमी जो है पश्चिम की ओर कितना मीटर चला है, 24 मीटर। अब मैं इधर ही क्यों लिया हूँ, क्योंकि देखो पश्चिम किधर होता है, इधर होता है, तो इधर। अब फिर आदमी यहाँ खड़ा, अब आदमी यहाँ खड़ा है तो कह रहा है कि यहाँ से फिर वो उत्तर जाएगा। तो याद रखना, अगर उत्तर हो जाएगा तो हमेशा उत्तर की दिशा किधर होती है, ऊपर की ओर। और कहता है कि वो उत्तर कितना दूर जा रहा है, तो वो उत्तर जा रहा है 10 मीटर। कितना जा रहा है बच्चा, 10 मीटर। बोलो कितना जा रहा है, 10 मीटर वो जा रहा है। तो आपको कह रहा है कि वो आदमी जहाँ से चलना शुरू किया था और वो आदमी अभी जहाँ पर पहुँचा है, तो आदमी कहाँ से चलना शुरू किया था, ए से, और वो आदमी कहाँ पर पहुँच गया, मान लो बिंदु सी पर। पहले वो गया बी में, है ना। ये पश्चिम दिशा की ओर दिखला रहा है, ये पश्चिम की ओर गया, फिर वो किधर चला गया बताओ, उत्तर की ओर। पहले वो पश्चिम की ओर 24 मीटर चला, फिर यहाँ से वो किधर चल गया बताओ, उत्तर की ओर कितना चल गया, 10 मीटर। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु उसका कौन, जहाँ से वो चलना शुरू किया था वही उसका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु। तो ए से वो अब कितनी दूर पर है, तो अभी वो कहाँ है बाबू, सी पर। तो कितनी दूर पर है, तो क्या 24 और 10 34 मीटर की दूरी पर है। वो अभी व्यक्ति जो है सी बिंदु पर खड़ा है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर खड़ा है। तो बाबू प्रारंभिक बिंदु उसका ए, जहाँ से वो चलना शुरू किया था, और अभी वो सी पर है, तो इसकी प्रारंभिक दूरी क्या हो जाएगी बताओ, ए सी। क्या हो जाएगी, ए से सी। देखो तो ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बन गया। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो याद रखना हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, हम हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। अब अगर ये समकोण त्रिभुज है बाबू, देखो ये पूछ क्या रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से वो व्यक्ति कितनी दूर पर खड़ा है। तो अभी वो ए से चलना शुरू किया था, लेकिन वो सी पर पहुंच गया, पश्चिम से उत्तर की ओर बढ़ गया, है ना। तो उत्तर हमेशा ऊपर की ओर होता है, पश्चिम हमेशा इधर होता है, बाएं की ओर। तो यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से इधर, और फिर ऊपर चढ़ गया। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूर पर खड़ा है। प्रारंभिक बिंदु उसका ए है और वो अंतिम बिंदु जहाँ पर वो खड़ा है उसका सी है। तो वही दोनों के बीच की दूरी को दिखा दीजिए, वही उसका कितनी दूर पर खड़ा है वो दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे ए सी निकालना है। मान लो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये आधार हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लंब। तो आधार और लंब अगर पता हो तो क्या कर्ण नहीं निकाल पाओगे। कर्ण ही उसका क्या है बताओ, दूरी है। कर्ण ही उसका क्या है, तो कैसे निकलेगा बताओ। 24 का क्या करोगे, स्क्वायर, और बताओ 10 का क्या करोगे, स्क्वायर। सारे बच्चे देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और बताओ 100 कितना हो गया, 676। इसका वर्गमूल कितना होता है, तुम लोग जल्दी से बताओ, इसका वर्गमूल कितना होता है,
676 का वर्गमूल कितना होता है बताओ, पता है तुम लोगों को? 676 का वर्गमूल नहीं पता है? इसको निकालो 2 से, 2 दूनी 4, बचा कितना 2, इधर आ गया 4, 4 से 4 से 4 से 4 चौक 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौक 16 नहीं होगा, 4 से तो नहीं लगेगा, 6 से 6 से 36 के 6 हाथ में 3, 6 चौक 24 और 3 कट गया, कितना आ गया 676 का वर्गमूल बताओ 26 मीटर। मतलब वो कितनी दूर पर खड़ा है प्रारंभिक बिंदु से बताओ, 26 मीटर की दूर पर खड़ा है। कितनी दूर पर खड़ा है 26। अगर इसी तरह से क्वेश्चन पूछ देखिए, एक व्यक्ति जो है ना 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, कितना जाता है ऐसे समझो, 5 मीटर या 4 मीटर वो पश्चिम की ओर जाता है, फिर वो 3 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो वह व्यक्ति अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर खड़ा है। देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वो कोई व्यक्ति है जो एक बिंदु से पश्चिम की ओर 4 मीटर चलती है, कितने मीटर चलती है 4 मीटर, फिर वो उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, वो उत्तर की ओर मुड़ जाता है, कितना 3 मीटर, कितना मीटर 3 मीटर। तो बताइए कि वो व्यक्ति कितने दूरी पर खड़ा है अपने प्रारंभिक बिंदु से। तो मान लो ये ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या है सी, आप लोगों को ऐसे मिला लेना, 3 और 4 पता है तो ये कितना हो जाएगा 5। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई व्यक्ति है सुनो जो पूरब की ओर चलता है 10 मीटर, कितनी मीटर 10 मीटर, ऐसे समझो है ना, या 8 मीटर, कितना मीटर 8 मीटर, ऐसे समझो कि एक व्यक्ति है जो एक बिंदु पर खड़ा है, वो पूरब की ओर चल रहा है, तो पूरब किधर है देखो तो हमारा इधर है ना, और पूरब की ओर चल रहा है, सारे बच्चे गौर से देखना। फिर कहता है कि एक व्यक्ति 8 मीटर पूरब की ओर चला, कितना चला पूरब की ओर 8 मीटर चला, फिर कहता है कि वो दक्षिण की ओर 6 मीटर चला। तो बाबू एक मान लो एक व्यक्ति ए पर खड़ा है अभी, और वो किधर चला बताओ पूरब की ओर, मान लो यहाँ पे खड़ा रहेगा तो पूरब मेरा इधर हो जाएगा, तो इधर चला, और फिर कहता है यहाँ पर खड़ा है तो अब वो दक्षिण की ओर 6 मीटर मुड़ गया, तो दक्षिण किधर हो जाएगा बताओ हमारा नीचे, देखो दक्षिण किधर है हमारा नीचे है ना, तो नीचे वो 6 मीटर मुड़ गया 6 मीटर। तो बताइए कि वो मान लो यहाँ पर सी बिंदु पर वो आ गया, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो ये बी यहाँ पर है, ठीक है ना, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ा है ना, तो इसको क्या कर देंगे यहाँ से हम मिला देंगे। देखो यहाँ पर क्या बन गया 90 डिग्री, उल्टा समकोण त्रिभुज बन गया, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। बाबू ये 8 है ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो याद रखना समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज बनेगा तो आपको समकोण त्रिभुज बना के इसका आंसर निकाल देना, और हमेशा कर्म पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कर्म, ठीक है, हमेशा कर्म। बस अगर ना समझ में आए तो बस दो चीज़ दिया है उसको जोड़ के उसका क्या निकाल देना है, रूट निकाल देना है। देखो है ना, दोनों जो दिया है जोड़ के क्या कर देना है उसका रूट, है ना, ये और ये दिया है दोनों को जोड़ के रूट निकालोगे 10 आ जाएगा, ये और ये दिया है दोनों को जोड़ के रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5। इस तरह का ऑब्जेक्टिव तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या तुमको समझ में आया बाबू, तुमको समझ में आया राहुल, आ रहा है समझ में क्या राजा, ठीक चलो तो ठीक है, इसको देख लो तुम लोग अच्छे से। क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देखते रहना, आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 0 और 50 के बीच, देखिए बाबू क्वेश्चन कैसे पूछा गया, 0 और 50 के बीच, 50 के बीच विषम संख्या कितनी है, याद रखना इस चीज को, है ना। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है, मतलब 0 और 50 को छोड़ देना है, 0 और 50 को 0 और 50 को छोड़ देना है, 0 और 50 के बीच में बोला गया है, 0 और 50 के बीच में बोला गया है। सारे बच्चे गौर से देखना, तो बाबू देखो सारे बच्चे यहाँ पे गौर करना, बाबू 0 और 50 को छोड़ देना है, तो यहाँ पे 1 से लेकर कहाँ तक लेना है 49 तक, जिसमें 1 भी विषम संख्या और 49 भी क्या है बताओ विषम संख्या। अब सारे बच्चे गौर से देखना, 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हमेशा तुम लोग क्या याद रखोगे 25, कितना याद रखोगे बताओ 25। अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि 0 और 100 के बीच, 100 के बीच है ना, बीच कितनी विषम संख्या है, कितनी विषम संख्या कितनी है, तो हमेशा याद रखना कितना इसका आंसर होगा 50। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 0 और 50 के बीच सम संख्या कितनी है, सम संख्या कितनी है, तो बताओ कितनी होगी। देखो सारे बच्चे, हमको 0 और 50 के बीच बोला है, सारे बच्चे ध्यान से सुना, और सम संख्या कहाँ से शुरू होती है 2 से, और कहाँ तक जाएगी
50 तक। 50 तक नहीं जाएगी ना, हमें 0 और 50 के बीच लेनी है। अगर हमसे पूछा जाता है कि 0 सुनो 1 और 51 के बीच, कितना बाबू 1 और 51 के बीच, तो 25 होता। लेकिन 0 और 50 के बीच बोला है तो 50 नहीं लेना है। 0 और 1 और 51 के बीच पूछा जाता तो हम कितना लेते बताओ 25। लेकिन यहाँ पूछा है 0 और 50 के बीच कितनी सम संख्या है, तो हमेशा याद रखना 24, क्योंकि 50 को हम नहीं लेते हैं तो एक कम हो जाता है, एक कम हो जाता है तो कितना होगा 24। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 0 और 100 के बीच बीच सम संख्या कितनी है, कितनी है। तो बाबू अगर 100 भी शामिल हो जाता तो 50 हो जाता, कितना हो जाता देखो है ना। 0 और 100 के बीच कितनी भी सम संख्या, यहाँ 1 भी शामिल हो रहा है और यहाँ 99 भी शामिल हो रहा है, देखो अंत तक शामिल हो रहा है तो यहाँ पर 50 हो गया। लेकिन 0 और 50 के बीच सम संख्या कितनी है, तो याद रखना 24। तुम लोग अपना घर में ये करके देख लेना, ठीक है ठीक है। और 0 और 100 के बीच सम संख्या कितनी है, गुड, कितना है बताओ 49। क्या ये बातें याद रह पाएगी, क्या ये बातें याद रह पाएगी, है ना। और अगर नहीं तो मैं देखो यहाँ पे काउंट करता हूँ, करूँ काउंट, दिखाऊं तुम लोगों को, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, है ना। तुम लोग घर पे ये करके देखना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर, अच्छा मान लो अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता कि 1 और 51 के बीच कितनी सम संख्या है, तो बताओ कितना होता, तो कितना होता 25, क्योंकि 1 के बाद 2 शामिल हो रहा है और 51 के पहले क्या शामिल हो जा रहा है 50 शामिल हो जा रहा है, टोटल है ना, तो 25, ठीक है। इस बात को याद रखना। अगर आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है 1 और 101 के बीच कितनी सम संख्या है, तो बताओ पूरा 50, पूरा कितना, क्योंकि 101 के बीच बोला है तो 101 के बीच में क्या आ जाएगा बताओ 100। लेकिन यहाँ पे देखो 100 बोला है तो 100 नहीं आएगा, उसके बीच लेना है, 100 को लेना ही नहीं है, 100 को नहीं लेना, तो इसलिए कितना हो गया बताओ 49। 50 के बीच बोला तो 50 को नहीं लेना है, इसलिए कितना हो गया 24। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक। चलिए तो अब यहाँ पे फिर से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से बन सकता है एचसीएफ पर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए 2 लगातार संख्या का एचसीएफ क्या होगा मोसो, 2 अभाज्य संख्या का मोसो क्या होगा, 2 सम संख्या का मोसो क्या होगा, 2 विषम संख्या का मोसो क्या होगा। तो इस तरह का एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 2 लगातार संख्या का मोसो, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। 2 लगातार संख्या का मोसो, ये सब याद रखने की चीजें हैं। 2 लगातार संख्या का मोसो, तो 2 लगातार संख्या जैसे ले लो 1 और 2, तो अगर इसका तुम मोसो निकालोगे बाबू तो 1 का क्या क्या होगा 1 गुना, और 2 का क्या होगा बताओ 2 गुना 1। क्या चीज का कॉमन लग गया 1 का, तो इसका एचसीएफ हमेशा जिस चीज का कॉमन लगता है वही क्या होता है एचसीएफ। मान लो 2 लगातार संख्या लेना है, मान लो तुमने ले लिया 15 और फिर तुमने ले लिया 16, बात समझ में आ रही है। तुमने 15 ले लिया और क्या ले लिया 16, तो 15 को तोड़ दो, 3 गुना 5 गुना 1, 3 पच्चे 15, 15 एकम 15। 16 को तोड़ दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 एकम। देखो क्या कॉमन हो रहा है 1 1, क्या कॉमन हो रहा है 1 1, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी लगातार संख्या का मोसो हमेशा क्या होता है 1 होता है। क्या इसको याद रख पाओगे तुम लोग, किसी भी लगातार संख्या का मोसो क्या होता है, क्या होता है बताओ 1। लगातार संख्या का मोसो पूछे तो हमेशा क्या याद रखना 1 होता है। अच्छा इसी तरह का और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि 2 अभाज्य संख्या है। अब वो अभाज्य संख्या कुछ भी दे दे, PQ है, AB है, CD है, तुमको घबराना नहीं है, कुछ भी वो दे दे, कुछ नाम दे दे वो अभाज्य संख्या का। तुम याद रखना कि अभाज्य संख्या का, अब 2 अभाज्य संख्या का जो मोसो होता है वो क्या होता है हमेशा 1 होता है। कितना होता है 1। 2 अभाज्य संख्या का मोसो, जैसे कि देखो अभी दिखाता हूँ, एक अभाज्य संख्या 2 है और एक अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं पता है तुम लोगों को, वैसी संख्या जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, उसे क्या कहते हैं। देखो 2 जो है अपने आप से भी कट रहा है 1 से भी कट रहा है, 3 जो है अपने आप से भी कट रहा है और 1 से कट रहा है। चलो 2 को तोड़ो तो 2 गुना, 3 को तोड़ो तो 3 गुना, क्या कॉमन हो गया, तो एचसीएफ कितना 1। बोलो तुम ही लोग कोई 2 संख्या बोला अभाज्य संख्या, कोई भी 2 अभाज्य संख्या बोला। एक अभाज्य संख्या मान लो 23 है और एक अभाज्य संख्या मान लो 17। 2 अभाज्य संख्या हमने ले लिया, इसका मोसो क्या होगा, तो बाबू 23 को तोड़ो, 23 गुना 1 और 17 को तोड़ो 17 गुना
किस चीज़ का कॉमन लग रहा है, एक का एचसीएफ क्या होगा। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो अभाज्य संख्या का मोसो हमेशा क्या होता है, क्या होता है बताओ, एक होता है। तो याद रखना दो लगातार संख्या का मोसो हमेशा क्या होगा, एक। दो अभाज्य संख्या का मोसो क्या होगा, एक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि दो लगातार सम संख्या का मोसो क्या होगा। दो लगातार, लगातार बोल रहा है यहाँ पे, अगर तुम 8 लिया है तो तुमको 10 ही लेना होगा, 8 लिया तो 12 मत ले लेना। यहाँ पे लगातार बोला कि दो लगातार सम संख्या, अगर तुम 2 लिए हो तो तुमको 2 के बाद कौन सा सम संख्या आता है, 4। तुमको 4 ही लेना पड़ेगा, 6 नहीं लेना होगा। तो याद रखना बाबू, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, दो लगातार है ना, या क्रमागत, लगातार को क्या बोलते हैं, क्रमागत, ठीक है। दो लगातार या इसको क्रमागत भी बोलते हैं, क्रमागत सम संख्या का मौसम। ध्यान दो, हंसो नहीं। दो लगातार सम संख्या का मोसो, तो लगातार बोल रहा है अगर आप 2 लिए हैं तो आपको 4 लेना होगा, अगर आप 4 लिए हैं तो आपको 6। 2 संख्या लेना है, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, सम संख्या में लगातार होना चाहिए। नहीं तो ऐसे 100 भी सम संख्या है और 50 भी क्या है, तो 50 और 100 का तुम एचसीएफ निकालोगे तो कुछ और निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लगातार बोलेगा हमेशा क्रमागत। तो मान लो एक संख्या हमने 2 लिया, दूसरी संख्या हमने, इसका निकालो, 2 का क्या निकालो, 2 गुना 1, 4 का क्या लोगे, 2 गुना 2 गुना 1, या 2 नहीं भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, यहाँ कॉमन लग चुका है, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। बताओ 2, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 2। मान लो 2 लगातार ले लो, तो मान लो 10 ले लो और क्या ले लो, 12। तो 10 का क्या निकाल सकते हो, 2 गुना, और 12 का क्या ले सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4, 4 तिया। ऐसे जब भी एचसीएफ निकालने बोले उसको तोड़ो छोटा रूप में और उसका कॉमन लगाओ, यही तो एचसीएफ है। फिर देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जोड़ी, और किसी चीज़ का जोड़ा लगेगा नहीं बन, एचसीएफ हमेशा क्या होगा। और तुम सोचो कुछ, और तुम कुछ सोचो जो बड़ा हो, 48 और मान लो एक संख्या 48 ले लेंगे, दूसरी संख्या क्या ले लेंगे, 50। लगातार बोल रहे हैं, तो 48 और 50 जब तुम लोगे, कॉन्सेप्ट समझो, 48 और 50, तो जब भी तुम 48 और 50 का एचसीएफ निकालोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 2। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि दो लगातार सम संख्या का मोसो हमेशा क्या होगा, 2। तो याद रखना बाबू, दो लगातार संख्या केवल है, क्या रहे, दो लगातार संख्या रहे तो उसका मोसो कितना होगा, 1। तो अभाज्य संख्या का मोसो रहे तो कितना होगा, बोलो 1। और दो लगातार क्रमागत सम संख्या रहे तो उसका मोसो कितना होगा, 2। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या बना पाओगे, ठीक है। चलिए तो अब जो है एक कॉन्सेप्ट और है तुम लोगों का, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो लगातार विषम संख्या, क्या बाबू, विषम संख्या का मोसो, दो लगातार विषम संख्या का मोसो। सारे बच्चे यहाँ पे गौर से देखना, सारे बच्चे यहाँ पे गौर से देखना। तो यहाँ पे दो लगातार विषम संख्या का मोसो क्या हो जाएगा, जैसे कि विषम संख्या तुम लोगों को पता है जो 2 से नहीं कटता हो, तो एक संख्या तुम ले लो 1 और दूसरी संख्या क्या ले लो, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 1, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना, क्या कॉमन लग गया, 1। एचसीएफ क्या हो जाएगा, लगातार लेना है विषम संख्या, बोलो। जैसे 9 एक विषम संख्या और 11 भी क्या है, तो 9 को क्या लिख सकते हो तुम, 3 गुना 3 गुना 1, और 11 को क्या लिख सकते हो तुम, 11 गुना, एचसीएफ कितना हो जाएगा बताओ, 1। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि दो लगातार विषम संख्या का मोसो हमेशा क्या होगा, 1। तो 1 किसका किसका मोसो होता है, दो अभाज्य संख्या का मोसो हमेशा 1 है ना। दो लगातार संख्या, दो लगातार संख्या, दो लगातार संख्या जैसे 18 19 20 21 22 23 लगातार संख्या का मोसो हमेशा कितना होगा, 1। और दो विषम संख्या का मोसो कितना होगा, लगातार 1। नहीं समझ में बात आई। तो इस तरह से यहाँ पे दो लगातार याद रखना, नहीं तो 9 भी विषम संख्या और 27 भी क्या है, फिर इसका मोसो अलग आ जाएगा, ठीक है। तो लगातार, तो क्या ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ में आया, क्या आगे समझ में। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, 29 25 16 15। ए बाबू क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, कैसे पहचान करोगे अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का कैसे पहचान करोगे। पर अब देखो पहचान करने का मैं ट्रिक बता देता हूँ तुम लोगों को।
ट्रिक बता दो, याद रखना जब भी आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन आभाज्य संख्या पहचानिए तो उसका गुणनखंड निकालिए। क्या निकालिए? अगर गुणनखंड 2 से ज्यादा आ गया, 2 वैल्यू से ज्यादा आ गया तो उसको आभाज्य संख्या नहीं मानेंगे। और गुणनखंड याद रखना, आभाज्य संख्या का गुणनखंड हमेशा 2 वैल्यू होता है। कितना वैल्यू होता है? 2। एक वो खुद और एक है ना। तो एक और वो खुद संख्या 2 गुणनखंड होता है। और याद रखना अगर गुणनखंड 2 से ज्यादा आ गया तो उसको आभाज्य संख्या नहीं मानेंगे। जैसे ध्यान से देखो, 15 को तोड़ो, 3 पचे 15 गुना एक भी तो इसमें गुना कर सकते हैं। तो देखो एक संख्या, दो संख्या, कितनी संख्या आ गई? 3 संख्या, यानी कि 15 के कितने गुणनखंड निकल गए? 3 गुणनखंड। मतलब 15 को जब मैंने तोड़ा तो 3 तो गुणनखंड निकल गए, ये हमारा आभाज्य संख्या नहीं है। 16 को तोड़ो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 1 2 3 4 5 गुणनखंड इसका आ गया, तो ये भी आभाज्य संख्या नहीं है। 25 को तोड़ो, 5 गुना 5 गुना 1, 25 गुना 1 25 हो गया। इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3, मतलब ये भी आभाज्य संख्या। अच्छा, तो 29 को तोड़ो, 29 गुना 1, 29 गुना 1, इसके कितने गुणनखंड हो गए? याद रखना अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? केवल 2। अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड आ गया, जैसे कि इसमें आया है, तो उसको आभाज्य संख्या, उसको क्या मानेंगे? भाज्य संख्या। उसको क्या मानेंगे? भाज्य संख्या। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 को कितना, 2 गुना 1, और गुणनखंड इसके बन सकते हैं। 2 कैसी संख्या है? अभाज्य। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना अभाज्य। 4 को देखो, 2 गुना 1, ये कैसी संख्या हो गया? भाज्य। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 1, 2 ही गुणनखंड है, तो ये कैसी संख्या? अभाज्य। जिसके 2 गुणनखंड वो अभाज्य, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड वो अभाज्य। तो बताओ इनमें से कौन सही ऑप्शन है? ए। समझ बात आ रही है? क्या समझ में बात आ रही है? देखो कितना मजेदार क्वेश्चन पूछा है। पूछा है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है 10, 6, 8 और 4। पढ़ो क्वेश्चन है सारे मन में। लास्ट टाइम है, तुम लोगों को सीरियस होना चाहिए, ठीक है? अच्छे से इसको देखो। सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है बताओ? 2। पता है तुम लोगों को? 2, ये लिखवाया भी हूँ डे 1 में। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, दोनों को गुना कर दो। कितना? 8। क्या टिक करोगे? 8। तो ऐसे मैथ बनता है, ठीक है? चलो चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखो, एक क्या पूछा गया है कि मान लो एक, यदि 2 संख्या है ए और बी, कह रहा है कि यदि एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, ए और बी दोनों जो है वो अभाज्य है। दोनों क्या है बाबू? अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? तो इसका लॉसो क्या होगा? इसका लॉसो क्या होगा? और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है ए बी, ए गुना बी, ए बटा बी, ऐसे ऑप्शन दिया। एक संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है? बी। ए और बी और दोनों के दोनों क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? तो अभाज्य संख्या है बाबू, तो इसका क्या निकालना है आपको? लॉसो। और लॉसो निकालने के लिए आपको बहुत अच्छा से एक रूल बताया हूँ, अभाज्य गुणनखंड। बाबू एक संख्या क्या है? ए। ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए गुना ए। बी को हम क्या लिख सकते हैं? बी गुना, इसका क्या लग गया? जोड़ा। तो अगर इसका और इसका एचसीएफ पूछता, अभाज्य संख्या का एचसीएफ पूछता, तो एचसीएफ क्या होता? 1। लेकिन पूछा क्या है? तो एलसीएम में जिसका पेयर लगता है उसको लिखते हैं और जिसका पेयर नहीं लगता है उसको भी गुना करते हैं ना। तो एक को ऐसे गुना करेंगे तो क्या होगा? ए गुना बी। यानी याद रखना, किसी भी संख्या ए और बी दोनों का अभाज्य संख्या का लॉसो पूछे तो आपको क्या टिक करना है? ए गुना बी, मतलब दोनों को गुना कर देना। दोनों को क्या कर देना है? लॉसो तो ऐसे ही निकालते हैं ना। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो ऐसे बनाना। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि 2 संख्या है अभाज्य, 2 और 3, तो इसका लॉसो क्या होगा? कुछ नहीं, डायरेक्ट क्या करो? गुना। 2 तिया
नहीं समझे? अगर पूछ लिया जाए कि एक संख्या p है और दूसरी संख्या क्या है q, और इसका ये दोनों के दोनों अभाज्य हैं, तो इसका लॉसो क्या होगा? p गुना q, इसका यही आंसर होगा। दो अभाज्य संख्या है, मान लो एक 17 है और एक मान लो 2 है, तो ये दोनों के दोनों अभाज्य हैं, इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम सिंपल है, गुना कर देना है ना, 17 दूनी 34। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो बनेगा, बन जाएगा। एक क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्वेश्चन क्या पूछा है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है, कितना होता है बताओ? 4। 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। अब ये दोनों का आपको क्या पूछा है? एचसीएफ। क्या पूछा है? एचसीएफ। क्वेश्चन बोला है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ निकालिए, मौसो निकालिए। तो बताओ कितना होगा? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 1। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 1। 1 का लग गया पेयर, 2 का लग गया पेयर, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। जिसका पेयर लग गया उसको लिख देते हैं। तो 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम हमेशा क्या होगा? 2, है ना। कॉन्सेप्ट भी तुम याद रख सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली तुम इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। क्वेश्चन पूछा 6, 8, 22 का लॉसो और मौसो बताइए, मौसो का अनुपात बताइए। सुनो क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन कैसे घुमाता है। 6, 8 और 22 के 22 के लॉसो और मौसो, और मौसो का अनुपात क्या है? अनुपात क्या है? और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है 132 अनुपात 1, 2 अनुपात 22, 8 अनुपात 6, 12 अनुपात 3। ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हैं और आपसे पूछ रहा है 6, 8, 22 के लॉसो और मोसो का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले इसका क्या निकालो तुम लोग? लॉसो। क्या निकालो? लॉसो और मोसो। कैसे निकालोगे? तुरंत रफ करोगे। 6, 8 और 22, 2 से कितने बार में? 3। 2 से कितने बार में? 4। फिर 2 से 11। एचसीएफ निकालोगे, या फिर पहले इसको लिख लो। 6 को क्या क्या आया? 2 गुना 3। 8 का क्या क्या आया? 2 गुना 2 गुना 2। और 22 का क्या क्या आया? 2 गुना 11। देखो ये इसका क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 2 है। कितना है? 2। एचसीएफ कितना है? 2। ठीक है, एचसीएफ 2 है। और एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ? 2 गुना 3 गुना, सब उतर जाएगा। 2 गुना 2 गुना 11, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 को तुम्हें 11 से गुना करो, है ना, 264। कितना आ जाएगा? तो गुना करोगे तो तुमको पता चलेगा। ठीक है, 264 आएगा। सुबह भी बनाए थे। ठीक है, तो अब देखो बाबू, एलसीएम और एचसीएफ का क्या लेना है? अनुपात। अनुपात का मतलब बटा होता है। तो पहले क्या बोला है? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया? 200। और फिर बाद में क्या बोला है? एचसीएफ। एचसीएफ 2, तो कट जाएगा। देखो 2 से 1 बार में और 2 से 130, यानी 132/1 आया। इसको क्या लिख सकते हैं? 132 अनुपात 1। क्या कहेंगे ऑप्शन? कितना आ गया? 1, है ना, मतलब ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? सारे बच्चे ध्यान से देखो, 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? और इसका ऑप्शन दिया गया है तुमको। कितना ऑप्शन दिया गया है? इसका ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 6, 7। 2, 4, 6, 7। 2, 4, 6, 7। तो बाबू देखो 5005 को सबसे पहले तोड़ो। 5 से कितने बार में? 1000 एक बार में। 1 बार में। फिर तोड़ो, कितना से? 7 से। 7 से कितना आ जाएगा? 43। फिर तोड़ो, 11 से 13 बार में। कितना बार में? 13। इतना ही आया ना, यानी कि 5000
5 को क्या क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसमें हम गुना 1 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो 1 अगर लिखते हैं तो 5 को देखो 1 2 3 4 कितना हो गया, 4 ठो अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन क्या पूछा है, 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि हम इसको छोटा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छोटा। तो 1 2 3 और 4, यहाँ पे गुना 1 भी हो सकता था, लेकिन अगर गुना 1 करते तो हम यहाँ पे कितने अभाज्य गुणनखंड हो जाता है इसका, 5 ठो। कितने हो जाता, 5 ठो। कितने हो जाता है बताओ, 5 ठो। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे 5 दिया है, 7 दिया है, 11 दिया है, 13 दिया है, 1 दिया है, और सारे बच्चे देखो मतलब इसका क्या है कि यह जो संख्या है वो किससे कट सकता है, 5 से। अच्छा ये जो संख्या है किससे कट सकता है, ये जो संख्या है 5 और 5 वो किससे कट सकता है बताओ, 11 से। अच्छा ये जो संख्या है वो और किससे कट सकता है, अच्छा ये जो संख्या है वो और किससे कट सकता है, 1 से। अच्छा और भी किससे कट सकता है, 5005 से। 5000 मतलब इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 6, 4 कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए बताओ, कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए। यहाँ पे कितना आंसर दिया हुआ है, देखो इसका आंसर जो है ना वो 4 ही दिया है। कितना दिया है, मतलब बस इतना ही निकाल के आप लोगों को आंसर लिख देना है, ठीक है। ज्यादा डीप नहीं जाना है, हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि ये कितने संख्या से विभाज्य है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, 6 संख्या से। कितने संख्या से, लेकिन इसका अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है, क्या पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ए में 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 3, 2 पर पावर 5 गुना 3 और 2 गुना 3 पर पावर 5। देखो ये ऑप्शन है, ये क्या है बाबू, ऑप्शन। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तोड़ो 96 को, 2 से कितने बार में, 2 से कितने बार में, ठीक है, ऐसे टूटा ही। 2 से 96 48 बार में आया, 2 से 48 कितने बार में आया, 24 बार में, 2 से 24 12 बार में, 2 से 12 6 बार में, 2 से 6 कितने बार में, 3 बार में। अब देखो 2 केठो है, यानी 2 पर पावर ऐसे लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो देखो 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 1 2 3 4 5, 2 केठो आया 5, यानी 2 पर पावर 5 गुना कितना, 3। कहीं है आंसर, है ना, 2 पर पावर 5 गुना, मतलब गुना में है ना सब, तो 5 से तो इस तरह से कर दें, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज मैं डे 1 में इतना ही रखता हूँ, ठीक है। जितना हो सके इसका ऑब्जेक्टिव, और मैं सॉरी डे 2, हाँ डे 2, आज डे 2 है, तो जितना हो सके जितना हो पाया आज तुम लोगों को बताया गया। फिर डे 3 में हम लोग इसी के ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को। तो आप लोग जितने भी बच्चे नए हो, है ना, इस YouTube चैनल पे, तो उसको क्या है कि थोड़ा आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाने के लिए आपको लाल बटन दबाना होगा, है ना, और साथ में शेयर भी करना होगा। तो आप लोगों को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर भी कर देना है, और उसको जो है बेल आइकन दबा देना है, नोटिफिकेशन तुम्हारे तक पहुँचे इसके लिए, है ना। तो अभी बस इतना ही, कल फिर डे 3 में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।